हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम कवर करेंगे सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस नंबर 21। अप्रोच का रहता है सर, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और उसको ध्यान में रखते हैं पूरा केस। ठीक है। अब सर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, मुझे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अगर आपको याद हो कि जब हम किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। इसके लिए उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है। सर कौन सी दो कंडीशन? कि पहली बात तो उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर, या फिर प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हो 60 डेज और मोर, और इससे पहले वाले 4 सालों में स्टे कितना हो मिला के 365 डेज और मोर। सर ये सिंपली उसे दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए सर हम केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या कहा, मिस्टर राजन जिनकी एज है 62 ईयर्स, ठीक है 62 एज है इनकी, वो एक इंडियन सिटीजन है जो दिल्ली में रहते हैं। उनकी वाइफ है शीतल और एक डॉटर है रिया जो उनके साथ रहती है। रिया की एज है 16 और वो 12th क्लास में पढ़ती है। मिस्टर राजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दुबई। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि एक इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया लीव करा, क्यों लीव करा? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर आपको उसमें क्लॉज याद आ रहा होगा, सर क्या था? सर अभी आपने बताया कि जब मैं किसी का स्टेटस निकालता हूँ इंडिविजुअल का तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है, ठीक है। पर सर 3 केस ऐसे होते हैं जब ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब वहां पे उस पर्सन को सिर्फ पहली कंडीशन ही पूरी करनी होती है अगर उसे रेजिडेंट बनना है तो। और जिसमें पहला पॉइंट ही क्या था, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या सर ये पॉइंट हमारे केस में एप्लीकेबल हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। इसलिए अगर मिस्टर राजन को इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उन्हें 182 डेज और मोर वाली कंडीशन ही पूरी करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन तो उनके केस में लगती ही नहीं। इसका मतलब ये समझ में आ गई। अब उन्होंने इंडिया कब छोड़ा? 15 सितंबर 2024। और इंडिया वापसी कब आ गए? 25 मार्च 2025 को। इसके बेस पे अगर मैं उनका स्टे इन इंडिया निकालूं ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो कितना आएगा? देखो, इंडिया में कब से थे सर? 1 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक इंडिया में थे और फिर 25 मार्च को दोबारा इंडिया में आ गए, ठीक है। सर मतलब अप्रैल के पूरे 30 दिन इंडिया में थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और कब तक थे? 15 सितंबर। तो हमने सितंबर के 15 दिन भी लोगे और फिर उसके बाद 25 मार्च को वापसी आ गए। तो मार्च के 7 दिन हो गए ना, कि 25 26 27 28 29 30 31। तो मार्च के 7 दिन ये आगे स्टे इन इंडिया। आपने सबको ऐड करा तो सर उनका स्टे कितना आ गया? 175 डेज। तो वो क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। अब तक मुझे वो क्या लग रहे हैं? नॉन रेजिडेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो शायद मेरे पहले का आंसर मुझे क्या लग रहा है? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब इसको ध्यान रखते हुए सर आगे केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब तक मुझे स्टेटस नॉन रेजिडेंट लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ड्यूरिंग अप्रैल 24। यहाँ तक जब वो काम कर रहे थे अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे दिल्ली में। उन्हें सैलरी कमाई थी 14 लाख की, ठीक है। साथ ही उन्हें ट्यूशन फीस भी पे करी थी अपनी बेटी की 1,80,000 की। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोफेशनल इनकम भी कमाई थी 60 लाख की फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। ही ऑल्सो अर्न, तो उसे सेविंग खाते पे ब्याज भी मिला था 12,000 का, एफडी पे ब्याज भी मिला था 45,000 का। मिस्टर राजन ने कुछ सैलरी भी कमाई थी दुबई से 6 लाख की, ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन दुबई। देखो जैसी ये लाइन आपको दिख जाए कि कोई बंदा इंडिया के बाहर, तो उन्हें इंडिया के बाहर टैक्स पे नहीं करा, तो ना एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड रेजिडेंट, वो दिमाग में आना चाहिए। तो ये लाइन ध्यान रखना, चाहे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, कुछ भी सोल्व कर रहे हो, अगर ये लाइन दिख गई कि उन्हें इंडिया के बाहर कोई टैक्स पे नहीं करा है, इसका मतलब वो आपको कहाँ हिंट दे रहा है? डीम रेजिडेंट की तरफ। सब मतलब देखो, अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व करा तो मैंने सोचा उसका स्टेटस क्या था? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि सर उसका इंडिया में स्टे 182 डेज से कम था, ठीक है। और जैसे ही मैंने लाइन देखी कि वो कोई और टैक्स, कहीं और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं,
तो मुझे लाइन पढ़ के लगा कि यार ये तो डीम्ड रेजिडेंट की तरफ हिंट दे रहा है, तो क्या मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा? हाँ। अब सर आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट कब बनते हो? जब सर आपका स्टेटस जब हमने निकाला तो वो नॉन रेजिडेंट आ रहा है। सर हमारे केस में नॉन रेजिडेंट आ रहा था। आप जो इंडिया से इनकम कमा रहे हो वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, सब बिल्कुल कमा रहे हैं। हम तो इंडिया से कुछ प्रोफेशनल इनकम कमा रहे हैं 60 लाख की, 15 लाख से ज्यादा ही है, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ सर, दुबई में टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ सर, तीनों पॉइंट टिक हो गए। इसका मतलब आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट बन गए हैं। तो जो हमने पहला क्वेश्चन निकाला था आंसर नॉन रेजिडेंट, वो गलत था। इसका आंसर क्या होगा? डीम्ड रेजिडेंट। समझे? तो एग्जाम में आपको इसी ध्यान रखनी है। शायद पहले पढ़ के आपको लगे कि नॉन रेजिडेंट है, बट अगर ये लाइन आपको दिख गई तो वहां पे डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट जरूर चेक करना। मानो अगर लाइन नहीं दी होती तो शायद मेरा आंसर नॉन रेजिडेंट ही रहता, बट क्योंकि ये लाइन दे दी थी तो इसलिए मेरा आंसर चेंज हो गया। तो आपको इस लाइन का ध्यान रखना है। ओके। इसके अलावा अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर रंजन इन इंडिया? क्या वो सर कुछ सैलरी कमा रहे हैं? अब देखो सर, सैलरी की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही थी कि जब वो दिल्ली में थे तो वो सैलरी कमा रहे थे 14 लाख की, और कोई तो सैलरी उन्हें कमाई नहीं। इसका मतलब तो सैलरी इनकम कितनी आ जाएगी सर? सैलरी कितनी है? 14 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा 50,000 की, तो आंसर आएगा 13,50,000। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि मिस्टर रंजन ऑप्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से, मतलब वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने डिडक्शन कितनी माइनस करी? 50,000। अगर वो ऑप्ट नहीं करते, वो न्यू स्कीम में रहते, तो कितनी माइनस करते? 75,000। ठीक है, आई होप जवाब समझ में आ गई होगी। तो सैलरी इनकम कितनी आ गई? 13,50,000। इसका आंसर क्या हो गया सर? सी, 13,50,000। इसके अलावा हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम? उन्हें कितनी डिडक्शन मिलेगी? अब सर देखो, डिडक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ दी थी। देखो, एक तो ये दी थी अपनी बेटी की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब हम ट्यूशन फीस पे करते हैं बच्चों की, तो हमें उसकी छूट मिलती है 80C में, और कितनी मिलती है? मैक्स 1.5 लाख रुपए की। तो एक तो सर जानकारी ये दी मुझे, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी नहीं है क्या? हाँ, अगर आपको एक चीज और याद हो, जब भी हम सेविंग का ब्याज कमाते हैं या फिर एफडी का ब्याज कमाते हैं, तो वहां पे सर हमें एक छूट और मिलती है 80 TTB में। देखो यहाँ पे इसका एज कितनी है? 60 ईयर और मोर, इसलिए यहाँ पे छूट किससे मिलेगी? 80 TTB में। अब मानो इनकी इनकम इससे कम होती तो उन्हें छूट मिलती 80 TTA में, और वहां पे सिर्फ सेविंग के ब्याज पे मिलती है। बट यहाँ पे क्योंकि इनकी एज 60 ईयर और मोर है, तो उन्हें छूट मिलेगी 80 TTB में। आपको याद हो, वहां पे हम छूट देते हैं तो सेविंग के ब्याज पे, साथ ही साथ एफडी के ब्याज पे, जितना भी हमें ब्याज है उतनी छूट मिलती है, मैक्स 50,000 तक की। और कोई मुझे यहाँ पे छूट की बात दिख रही है नहीं, कोई भी और डिडक्शन नहीं है यहाँ पे। तो सर सबसे पहले 80C, ट्यूशन फीस हमने पे करी 180, और मैक्सिमम कितनी मिलती है? 1.5 लाख। सर 80 TTB में एफडी और सेविंग का ब्याज मिला के कितना मिल रहा है? 57। बट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000। दोनों को जोड़ा तो कितनी मिलेगी डिडक्शन? सर 2 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अब सर मुझे निकालनी है टैक्स लाइबिलिटी। पहले निकालनी पड़ेगी इनकम, और फिर निकालेंगे हम टैक्स उसके ऊपर। और उन्होंने ऑल स्कीम ऑप्ट करी है सर, मुझे बताया गया था, ठीक है। सैलरी हमने अभी निकाली 1350। सर पीजीबी की इनकम अभी दी थी उन्होंने, इंडिया से कितना कमाया था? 60 लाख। और बाकी उन्होंने एफडी और सेविंग में ब्याज कमाया था 57,000 का। इस पे सर उन्होंने डिडक्शन मिलना था 2 लाख, माइनस करा, उससे ये आ गई उनकी ग्रॉस टोटल इनकम। बट सर एक इनकम देखो, सर ने दुबई से भी तो 6 लाख कमाए थे, उसका क्या करना है? सर जब भी हम डीम्ड रेजिडेंट निकालते हैं तो आपका स्टेटस बनता है बेसिकली RNOR, और RNOR के केस में ओनली सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, और ये फॉरेन इनकम है, इसलिए ये 6 लाख इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद से मैं टोटल इनकम तो निकाल ही ली थी, अब इस पर निकालूंगा मैं टैक्स एज पर ओल्ड स्कीम। तो देखो टैक्स कितना है एज पर ओल्ड स्कीम? हाँ, अब हम निकालेंगे इस पे टैक्स एज पर ओल्ड स्कीम। अब देखो टैक्स कितना आया कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 5,
5%, फिर 20 और फिर 30, सर जोड़ के आ गया टैक्स। अब क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर है इंडिविजुअल केस में, तो सर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा 10% के रेट से। इस पर 10% निकाल दिया सरचार्ज, इसमें ऐड कर दिया 4% सेस, सबको जोड़ा, ये आ गया फाइनल हमारा टैक्स पेबल। आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 2256,082। सही है हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मिस्टर रंजन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। अब सर देखो, अगर तो उनका टैक्स ऑडिट होगा तो डेट होगी 31 अक्टूबर, और अगर टैक्स ऑडिट नहीं होना तो डेट होगी 31 जुलाई। अब सर ट्रांसफर प्राइसिंग तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब सर इसके आपको देखना है, क्या उनका कोई बिजनेस है इससे टर्नओवर 1 CR को पार कर रहा है, या फिर कोई प्रोफेशन है जिससे हमारी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को पार कर रही है। सर देखो मुझे याद है 60 लाख प्रोफेशन है, 60 लाख को पार कर रही है, मतलब 50 लाख को पार कर गई, हाँ क्योंकि 60 लाख है, मतलब हमारा टैक्स ऑडिट होगा, और टैक्स ऑडिट होगा और ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या रहा सर 31 अक्टूबर। तो इस तरह हमने केस बेस 21 भी पूरा कवर कर लिया। आई होप इट इज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।